अभी हाल ही का एक क्लिप है राजदीप जी आपका, जो आपने सवाल भी पूछा नितिन गडकरी से कि आपके पहली सूची में टिकट के नाम का ऐलान नहीं हुआ था बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि जैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री की रैलियां तय हैं, तारीखें तय होने लगी हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, बट कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता जिनमें नितिन गडकरी सबसे प्रमुख हैं, उनको साधना और उनको इन्वॉल्व करना या उनका साथ ना दिखना, ये कोई चैलेंज है क्या अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में? मतलब ये कोई एक कॉन्शियस एफर्ट है आला कमान का आपको, आपके हिसाब से? क्योंकि हाल में इसको लेकर के विवाद भी हुआ जो आपने सवाल पूछा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, दो तीन बातें। पहले तो पिछले कुछ दिनों में अमित शाह यहाँ महाराष्ट्र में रहे हैं। वो नागपुर गए थे, औरंगाबाद गए थे, पुणे जाने वाले थे। कई मीटिंगें उन्होंने बीजेपी के नेताओं से की थे। जब 2-3 दिन पहले उनकी नागपुर में मीटिंग हुई, उसमें सवाल ये उठा कि नितिन गडकरी क्यों नहीं थे। जब नागपुर के सांसद नहीं आते तो यही सवाल मैंने गडकरी जी को पूछा। गडकरी जी ने कहा कि उनका प्रोग्राम जम्मू और कश्मीर में लगा था, उनकी 3 रैलियां थी, वो इसलिए नहीं आए। लेकिन सवाल पूछना तो वाजिब है कि आप उस जगह के सांसद हैं, आप भाजपा के बड़े नेता हैं। पूरे विदर्भ पर चर्चा हो रही है कि क्या रणनीति होनी चाहिए भाजपा की विदर्भ के लिए, क्योंकि विदर्भ में मुझे लगता है तय करेगा इस चुनाव में कि कौन पार्टी नंबर 1 बनेगा, भाजपा या कांग्रेस महाराष्ट्र में। तब इतनी बड़ी मीटिंग जब होती है तो आप कहते हैं कि नितिन गडकरी जी हमें कहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, ये उनकी अगर हम बात मान भी ले तो भी ये सवाल उठेगा कि नितिन गडकरी का रोल क्या रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या वो वाकई सक्रिय रहेंगे, उनको चेहरा बनाया जाएगा एक तरह से, यानी कई चेहरों में उनका भी चेहरा रहेगा। पुणे में मीटिंग हुई थी कुछ हफ्तों पहले, वहां उनके पोस्टर लगे थे, लेकिन इसके बावजूद वो वहां उस मीटिंग में पहुंचे नहीं। देखिए, महाराष्ट्र के कई लोगों से आप बात करें, नितिन गडकरी पिछले कुछ महीनों से, आप माने ना माने, उनको लगता है कि किसी ने कोशिश की थी नागपुर के चुनाव में एक तरह से उनको कमजोर करने के लिए। ये कई उनके जो करीबी है उन्होंने भी हमसे कहा है, और ये नाराजगी हो या रूठे हुए हो, लेकिन वो पूरी तरह से महाराष्ट्र के कैंपेन में अभी तक नहीं जुड़े हैं। शायद स्थिति बदल जाए, अभी भी 6 से 8 हफ्ते हैं। लेकिन बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ा एक तरह से संकट है, गडकरी नहीं लेकिन विदर्भ और महाराष्ट्र में एक बार फिर अपनी पकड़ बनाना। पिछले 10 सालों से बीजेपी उभर कर महाराष्ट्र में पार्टी नंबर 1 बनी है। अब सवाल उठता है, क्या वो पार्टी नंबर 1 रह सकती है, और अगर रह सकती है तो कितने समय के, तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा में हमने देखा था केवल 9 सीटें आई थी, और एक माहौल बना था, खास करके फिर से मैं कहूंगा विदर्भ और मराठवाड़ा में, जहां जो एंटी इनकम्बेंसी तो वो ज्यादातर बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अजीत पवार का जो फैक्टर है, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने हमारे कॉन्क्लेव में भी कहा कि एनसीपी के वोटर ने अपना वोट बीजेपी को नहीं दिया, और बीजेपी को इसका खामियाजा एक तरह से भुगतना पड़ा। दलित मुस्लिम का जो समीकरण हुआ विदर्भ में, या मराठा की नाराजगी मराठवाड़ा में, या ओबीसी जिसके बल पर बीजेपी बढ़ी थी महाराष्ट्र में, उनका भी पार्टी से कुछ इलाकों में हटना, इसलिए बीजेपी के सामने कई सवाल उठते हैं। केवल गडकरी नहीं, गडकरी तो एक प्रॉब्लम है कि आप नितिन गडकरी को कितने अहमियत देंगे। नितिन गडकरी मुझे नहीं लगता कोई मास लीडर उस तरह से महाराष्ट्र के है, लेकिन एक रणनीतिकार, एक अनुभवी नेता के हैसियत से आप कम से कम उनसे सलाह मशवरा तो करेंगे। और जो भी हो, एक मैसेज गया है कि गडकरी जी को आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में मुझे लगता है बीजेपी इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, एक कोर्स करेक्शन हो रहा है। जो हमें जानकारी मिली है इन मीटिंग्स में, अमित शाह जी ने खास कहा है कि आप विदर्भ पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी नेताओं को भी, क्योंकि बीजेपी की कई नेता, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता सब उसी विदर्भ से आते हैं, तो विदर्भ पर जोर होगा। उसमें मुझे लगता है गडकरी को भी एक रोल निभाना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो हमें जानकारी मिल रही है, इस सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो 6 पार्टियां हैं, 2 गुटों में बटी है महाराष्ट्र में, वो भाजपा के सामने है कि एकजुट होकर अजीत पवार को भी साथ लेकर, और अपने जो कार्यकर्ता है, देखिए नेता तो एक होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है
जो दुखी है कि वही लोग जिनको हमने भ्रष्ट कहा था, जिनके खिलाफ हमने 10 साल से हमारी राजनीति बनाई है, उनको साथ लेकर हम कितना आगे जा सकते हैं। हमें उप मुख्यमंत्री पद मिलता है, हमें मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलता है। तो केवल लीडर्स में नहीं, महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता है, जो मिडिल लेवल वर्कर्स है, जो आरएसएस है, आरएसएस के विवेक मैगजीन ने भी लिखा था कि उनको लगता है कि अजीत पवार की वजह से उनको हार भुगतनी पड़ी 2024 के चुनाव में। तो अगले 4 से 6 हफ्ते में क्या बीजेपी इस डैमेज को कम करके विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी नंबर 1 उभर कर आ सकती है? इस पर बहुत बड़ा सवाल अब महाराष्ट्र में है, क्योंकि अगर बीजेपी हरियाणा हारती है तो महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है पार्टी के लिए। ठीक है, एक चीज़ और कि अभी आप उद्धव ठाकरे से मिलकर के आए हैं आज ही, थोड़ा सा दूसरे खेमे का भी बताइए। जो दूसरा खेमा है जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना है और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है, इस खेमे में अंदरूनी स्तर पे क्या चल रहा है? अभी तो बहुत टू अर्ली है, बट उनका अपना असेसमेंट कैसा है? हाउ डज इट लुक? आपने उनसे बात की तो वो कितने कॉन्फिडेंट हैं? उनकी अपनी राजनीतिक इलेक्टोरल समस्याएं वो कहाँ कहाँ देखते हैं, अगर आपसे डिस्कस किया होगा? देखिए, हर बात तो हम जाहिर नहीं कह सकते, लेकिन पूरे उनके घर में जो भीड़ लगी थी, लोग टिकट लेने आए हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो हर पार्टी कहेगी कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हर पार्टी महाराष्ट्र के सामने चुनौती है। हमने देखा जिस तरह से अमित शाह बीजेपी को एक तरह से फिर बैटल रेडी बना रहे हैं, उसी तरह से शरद पवार बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई हमने सुना है अगले 10 दिनों में कई जो एनसीपी से जो अजीत पवार गुट से जुड़ गए थे नेता, वो शायद अगले 10-15 दिन में शरद पवार के पास वापस आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती है कि एकनाथ शिंदे जो है, उनके पास जो साधन है, जो वो पूरी तरह से ताकत से लाड़की बहन स्कीम, सब स्कीम्स लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनको किस तरह से वो एक तरह से टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे एक तरह से भावनात्मक अपील लोगों के सामने कर रहे हैं, महाराष्ट्र अस्मिता की बात करेंगे, भावनात्मक मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन ये चुनाव, कुलदीप, ये डिसाइड करेगा कि असली शिवसेना कौन सी है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए तब 8 सीटें उद्धव ठाकरे की सेना को मिले और 7 सीटें एकनाथ शिंदे को, लेकिन जो 13 सीटें थी महाराष्ट्र में, जिसमें 1-on-1 फाइट इन दोनों सेना के बीच में हुआ था, वहां 7 सीटें एकनाथ शिंदे जीते थे और 6 सीटें उद्धव सेना जीती थी। तो लगभग ये बराबर की इनकी दोनों की लड़ाई है, एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। पर उद्धव ठाकरे को जब हमने पूछा कि क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, ये चुनाव मेरे लिए मुख्यमंत्री पद का नहीं है, ये चुनाव मुझे है कि हमें किसी भी तरह से इस महायुति को हटाना है। तो उनको भले ही ये अब कैमरा पर कोई शायद ना कहे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, पर मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने ये बहुत पर्सनल बना दिया है, खास करके उनके और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। उनको लगता है देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत मामले में फंसाने की कोशिश की, उनको टारगेट किया गया, तब से उनमें एक रोष है, एक गुस्सा है, और इसी वजह से वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी हो, हमें थोड़ी सीटें भी कम मिले, जो सीट एडजस्टमेंट है, हमें बस हराना है। देखिए, दूसरे खेमे में महाराष्ट्र में 288 सीट्स है, 80 लगभग आप समझ सकते हैं। तीनों ये जो 3 गुट है, एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को मिलेंगे। बाकी जो 48-50 सीटें हैं, उसमें शायद इन दोनों में विवाद भी हो सकता है। कई लोग इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र के सभी नेताओं को डर इसी बात का है कि इंडिपेंडेंट्स सबका खेल बिगाड़ेंगे क्या, छोटे पार्टियां, इंडिपेंडेंट्स, और एक तीसरा मोर्चा भी हो सकता है प्रकाश अंबेडकर का, राजू शेट्टी चौथा मोर्चा कर सकते हैं। तो इन सब कारणों के मुझे नहीं लगता कोई भी गुट, महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारी पूरी मेजॉरिटी आएगी। जो गुट ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, जो सबको साथ लेकर एक कोहेसिव फ्रंट की तरह लोगों के सामने आएगा, वो जीत पाएगा। आप पिक्चर दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पाटोले के, अगर ये तीनों एक प्लेटफॉर्म में मजबूती से आए
तो मुझे लगता है उनको एडवांटेज मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर भाजपा विदर्भ की जो उनकी समस्या है उसे सॉर्ट आउट कर पाए तो भाजपा को भी एक तरह से एडवांटेज मिल सकता है। उद्धव ठाकरे जानते हैं ये बहुत उनके लिए, मैं समझता हूं दिस इज अ क्रिटिकल इलेक्शन, क्योंकि ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है, उद्धव सेना या एकनाथ शिंदे सेना। पर बहुत इंटरेस्टिंग था आज, बड़े रिलैक्स मूड में थे और मुझे मैं कहूँ कि मातोश्री पर मैं बहुत सालों पहले जब जाता था बाला साहब ठाकरे को मिलने तो थोड़ी पुरानी यादें भी आ गई। जब बाला साहब ठाकरे को आप मिलने जाते थे तो वो आपको वार्म बियर पहले देते थे, उसके बाद वाइन पे चले गए। उद्धव ठाकरे ना पीते हैं, ना वाइन पीते हैं, ना बियर पीते हैं, तो बिल्कुल अलग तरीके के नेता हैं उस तरह से बाला साहब के कंपैरिजन। वो आपको चाय पिलाते हैं। अच्छा, चाय का ही जमाना है। और जब चुनाव कभी कांटे का होता है तो पत्रकारों आदित्य ठाकरे आपको फर्स्ट क्लास कॉफी पिलाते हैं, बहुत अच्छी कॉफी उन्होंने आज पिलाई। तो आदित्य ठाकरे भी वो अल्कोहल नहीं, ना बियर लेते हैं ना वाइन लेते हैं, तो वो आपको कॉफी पिलाते हैं। उद्धव ठाकरे आपको चाय पिलाते हैं, बाला साहब ठाकरे आपको बियर या व्हाइट वाइन पिलाते थे। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने बजे उनके यहाँ गए थे। नहीं, बाला साहब ठाकरे अगर आप उनके पास 5 बजे भी जाते वो आपको कहते हैं बियर पियोगे या चाय। जी, उनका एक वीडियो बहुत वायरल होता है। बहुत शुक्रिया।